प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे निर्णय निर्माण सिद्धांत अर्थात डिसीजन मेकिंग थ्योरी। जैसा कि विद्यार्थी मुझसे बार बार कह रहे थे कि सर आप डिसीजन मेकिंग थ्योरी को समझाइएगा, तो मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग थ्योरी को ही पहले लिया है, जिससे कि मेरे विद्यार्थियों को असुविधा ना हो। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्णय निर्माण सिद्धांत डिसीजन मेकिंग थ्योरी ये समझाएंगे, और यह है लेक्चर नंबर 22 पार्ट नंबर 1। क्योंकि निर्णय निर्माण सिद्धांत को भी हम लगभग 3-4 पार्टों के माध्यम से ही समझाएंगे। आज तो हम निर्णय निर्माण सिद्धांत की सामान्य पृष्ठभूमि, इसका परिभाषा, अर्थ और इसी के साथ में निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको समझाएंगे। निर्णय निर्माण के जो उद्देश्य हैं उसको समझाएंगे। नीति और निर्णय में क्या अंतर होता है इसको समझाएंगे। इसके बाद में हम निर्णय निर्माण सिद्धांत का जो स्नाइडर ने मॉडल दिया है बेटा, मैं उस मॉडल को डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। और मेरा भरसक प्रयास होता है कि मैं सभी जो लेक्चर अपलोड करता हूं उसमें विशेष प्रयास करता हूं कि मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊं। मेरा भरसक प्रयास होता है। इसके लिए भले ही मुझे एक लेक्चर तैयार करने में 7-7, 8-8 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मैं अच्छे से अच्छे रूप में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी मेरी यूट्यूब चैनल से जुड़ चुका है, मैं ये पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि उसे इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम सिलेबस आपको समझाऊंगा, ये मैं यकीन दिला रहा हूं आपको। परंतु जिस रूप में मैं आपको समझाता हूं उस रूप में समझिएगा। हाँ, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि मैं जो क्रमबद्ध रूप में लेक्चर अपलोड करता हूं, आपको उसी ही रूप में, व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में उनको समझना है। उसमें अति व्यापन नहीं होना चाहिए। अति व्यापन मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेक्चर नंबर 1 को आपने देख लिया फिर सीधा लेक्चर नंबर 10 पर 10 पर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अति व्यापन नहीं होना चाहिए। क्रमबद्ध रूप में ही जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ उसी रूप में, क्रमबद्ध रूप में आपको समझना है। तो फिर आप राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में किसी भी रूप में परेशानी महसूस नहीं करेंगे, भले ही वो लोक प्रशासन ही क्यों ना हो। लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राजनीति विज्ञान, इन सबसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उन सबको मैं आपको अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो एक लेक्चर मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, मैं यहाँ पर जो एक एक बात नोट करता हूँ इसलिए नोट करता हूँ जिससे कि आप इसके आधार पर नोट्स बना सकें, अन्यथा मुझे ये लिखने की आवश्यकता कहाँ है। मैं क्यों इतना परिश्रम कर रहा हूँ? मैं सामान्य रूप में आपको समझा सकता हूँ, लेकिन नहीं बेटा, ये मैं आपके लिए नोट कर रहा हूँ जिससे आप नोट्स बना सकें। और उसके बाद में एक एक सेंटेंस की, एक एक शब्दावली की व्याख्या करता हूँ। उसके बाद में आपको कतई कोई परेशानी नहीं आ सकती। चलिए अब हम बात करते हैं निर्णय निर्माण सिद्धांत की, डिसीजन मेकिंग थ्योरी। इसको विनिश्चय सिद्धांत भी कहते हैं, इसको निर्णय परक सिद्धांत भी कहते हैं, नोट कीजिएगा। लेकिन अंग्रेजी में ध्यान रख लेंगे, डिसीजन मेकिंग थ्योरी। फिर से बोल रहा हूँ, इसको निर्णय निर्माण सिद्धांत भी कहते हैं, विनिश्चय सिद्धांत भी कहते हैं, निर्णय परक सिद्धांत भी कहते हैं। अंग्रेजी में बोले इसको डिसीजन मेकिंग थ्योरी, इसलिए भ्रमित नहीं होना है यहाँ। तो लेक्चर नंबर 22 पार्ट नंबर 1, ठीक है बेटा, निर्णय निर्माण सिद्धांत। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय निर्माण सिद्धांत का जो प्रयोग किया गया वो विदेश नीति का विश्लेषण करने के लिए किया गया। परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी पहले, जैसे कि मैंने यहाँ नोट भी कर रखा है, उससे पहले गणित, समाज वैज्ञानिक, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, उसके बाद फिर लोक प्रशासन में हर्बर्ट साइमन ने इसका प्रयोग किया, और उसके बाद में राजनीति विज्ञान में इसका प्रयोग किया गया। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से पहले इसका प्रयोग किया जा चुका था। किसका? निर्णय निर्माण सिद्धांत का। किस में? गणित में, समाज वैज्ञानिक क्षेत्र में, अर्थशास्त्रियों ने, और मनोविज्ञान में, उसके बाद में लोक प्रशासन में, राजनीति विज्ञान में, और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका प्रयोग किया गया। किसका? निर्णय निर्माण सिद्धांत का। अब निर्णय
निर्माण सिद्धांत, तो इसमें निर्णय किसे कहते हैं, डिसीजन किसे कहते हैं। सीधा साधा साधा अर्थ होता है निर्णय का, क्या कि अनेक विकल्पों में से एक को चुनना ही निर्णय कहलाता है, सीधा सा अर्थ है। हालांकि यहाँ मैंने विद्वानों की परिभाषाएं नोट कर रखी हैं, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यदि सामान्य रूप में आप ये कहें कि सर हम तो पहले ये बताओ कि डिसीजन ही किसे कहते हैं, निर्णय ही किसे कहते हैं, तो बेटा निर्णय का सीधा सा अर्थ होता है अनेक विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना। जैसे उदाहरण के रूप में एक राहगीर होता है, मतलब मैं ये कहूँगा कि हम जो है जयपुर से दिल्ली जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ अब जयपुर से हम शुरुआत करते हैं, वहाँ पर अनेकों रास्ते हमारे सामने हैं, तो उन रास्तों में से किस रास्ते को चुनना है कि भाई हमारे घर से और हम स्टैंड तक, बस स्टैंड तक, रेलवे स्टेशन तक इस रास्ते से जाएं, तो ये निर्णय तो हमें ही करना है। तो जैसे एक राहगीर के सामने अनेकों विकल्प होते हैं, रास्ते के अनेकों विकल्प होते हैं, उन रास्तों के अनेकों विकल्पों में से एक को राहगीर ही तो चुनेगा, तो एक विकल्प को जो चुन रहा है वो चुनना ही निर्णय कहलाता है। तो इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी विदेश नीति का विश्लेषण करने के लिए किया गया है। ध्यान दें, अब हमें एक एक बात को समझनी है। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर निर्णय निर्माण सिद्धांत का मैं अलग से एक डायग्राम समझाऊंगा। यदि वो डायग्राम बस आप समझ जाते हैं तो फिर निर्णय निर्माण सिद्धांत को आप आसानी से समझ जाएंगे। फिर चाहे वह निर्णय एक परिवार में लिया जाए, एक समूह में लिया जाए, एक संस्था में लिया जाए, एक राजनीतिक व्यवस्था में लिया जाए, पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत निर्णय लिया जाए, मतलब मूल बात यह है कि निर्णय किसी भी स्तर पर लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत निर्णय तो राज्य या राष्ट्र राज्य तो ही लेते हैं, भाई विदेश नीति तय कौन करता है, राष्ट्र राज्य तो करते। तो विदेश नीति को निर्धारित करने में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजदूत, इनकी क्या भूमिका रही है, इन सबको आप जो मैं आगे एक डायग्राम बताऊंगा उस डायग्राम के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। और निर्णय तो सभी जगह लेना ही पड़ता है, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन ही क्यों ना हो, उसमें भी निर्णय तो लेना ही पड़ता है। तो निर्णय का मतलब होता है क्या, अनेक विकल्पों में से एक को चुनना, अनेक रास्तों में से एक को चुनना ही निर्णय कहलाता है। अब ध्यान दें, देखो दूसरे विश्व युद्ध के बाद, बेटा नोट करेंगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद रिचार्ड स्नाइडर, एस.डब्ल्यू. बर्क और बर्टन सापिन ने विदेश नीति के अध्ययन में इसका प्रयोग किया। मतलब अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रयोग विदेश नीति के अध्ययन के लिए किया गया, और ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद में इसकी शुरुआत होती है। और इसका प्रयोग करने वाले विद्वान कौन है, रिचार्ड स्नाइडर। विशेष महत्वपूर्ण जो है, प्रमुख जो इसके विद्वान है वो है रिचार्ड स्नाइडर प्रमुख, उसके बाद में एच.डब्ल्यू. बर्क और बर्टन सापिन। इन तीनों ही विद्वानों ने जो वास्तव में निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रयोग विदेश नीति को समझने के लिए किया है, विदेश नीति का विश्लेषण करने के लिए निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रयोग किया है। तो इसको मैं आगे अगले लेक्चर में आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, वो डायग्राम समझ जाएंगे तो आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट, संतुलन और व्यवस्था सिद्धांत। संतुलन और व्यवस्था के प्रतिकूल यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के बजाय उन अंतर्राष्ट्रीय कर्ताओं के अधिमान्य व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है जो अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को निर्धारित एवं प्रभावित करते हैं। जरा गौर कीजिएगा यहाँ, चूंकि रिचार्ड स्नाइडर, एस.डब्ल्यू. बर्क और बर्टन सापिन से पहले, मतलब निर्णय निर्माण सिद्धांत से पहले हमने आपको समझाया था मार्टिन कैपलान का व्यवस्था सिद्धांत। तो व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत वास्तव में संतुलन के ऊपर बल दिया गया था। किसके ऊपर, संतुलन के ऊपर, यथास्थिति के ऊपर बल दिया गया था। तो इसलिए मैंने नोट किया कि संतुलन और व्यवस्था के प्रतिकूल, मतलब संतुलन और व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल, विपरीत यह सिद्धांत, मतलब निर्णय निर्माण सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के बजाय उन अंतर्राष्ट्रीय कर्ताओं के अधिमान्य व्यवहार। अंतर्राष्ट्रीय कर्ता कौन होते हैं बेटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य होते हैं। तो मतलब राष्ट्र राज्यों के अधिमान्य व्यवहार, मतलब जो अपने
व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं, अधिमान व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है जो अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को निर्धारित एवं प्रभावित करते हैं। तो इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में संतुलन और व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिकूल ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के बजाय ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को प्रबल देते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बजाय अंतर्राष्ट्रीय कर्ताओं के अधिमान व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को निर्धारित एवं प्रभावित करते हैं। ये उस बात का अध्ययन करता है, तो ध्यान देंगे यहाँ। फिर मैंने यहाँ नोट किया राहगीर, इसका मतलब ये है जैसे सामान्य रूप में कहूँ कि भाई निर्णय किसको कहा जाता है, तो आपका सीधा सा अर्थ होता है अनेक विकल्पों में से एक को चुनना निर्णय कहलाता है। जैसे एक राहगीर है, रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है, तो इसके सामने अनेकों रास्ते हैं, अनेकों रास्ते हैं, अनेकों रास्ते हैं। अब इन रास्तों में से किस रास्ते पर चलना है इसका निर्णय तो कौन लेगा, राहगीर ही लेगा। तो इन अनेकों विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना ही, एक विकल्प को चुनना ही निर्णय कहलाता है। तो इस निर्णय का प्रयोग, इस निर्णय निर्माण के सिद्धांत का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी किया जाता है। किसके लिए, विदेश नीति को समझने के लिए, विदेश नीति का विश्लेषण करने के लिए, फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए। तो ध्यान देंगे, इस राहगीर के आधार पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि निर्णय किसे कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन्स बाय डिसीजन, मतलब अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना ही क्या है, निर्णय है। चलिए, यह है सिद्धांत, मतलब निर्णय निर्माण सिद्धांत। देखो फिर मैं कह रहा हूँ, निर्णय निर्माण सिद्धांत कह सकते हैं इसको विनिश्चय सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको निर्णय परक सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको निर्णय परक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तो इससे आप भ्रमित ना होइएगा। यह सिद्धांत मतलब निर्णय निर्माण सिद्धांत विदेश नीति के निर्माण की लंबी प्रक्रिया में लिए जाने वाले निर्णयों के अध्ययन पर जोर देता है। आप देखो बेटा, इसको समझें। यह सिद्धांत मतलब निर्णय निर्माण सिद्धांत। देखो, निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रयोग सर्वत्र किया जाता है, गणित में भी किया जाता है, अर्थशास्त्र में भी किया जाता है, समाज विज्ञान में भी किया जाता है, मनोविज्ञान में भी किया जाता है, लोक प्रशासन में किया जाता है, राजनीति विज्ञान में भी किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी किया जाता है। तो सब जगह इसका प्रयोग किया जाता है। और वैसे देखा जाए तो मतलब निर्णयों के अनेकों प्रकार होते हैं। परिवार में निर्णय लिए जाते हैं, संस्था में लिए जाते हैं, संगठन में लिए जाते हैं, राष्ट्र राज्य के द्वारा भी निर्णय लिए जाते हैं, राजनीतिक दल भी निर्णय लेते हैं, दबाव समूह में निर्णय लिए जाते हैं। तो सर्वत्र निर्णय तो लिए ही जाते हैं। तो यह सिद्धांत विदेश नीति के निर्माण की, क्योंकि विदेश नीति का विश्लेषण करने के लिए ही तो इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। विदेश नीति निर्माण की लंबी प्रक्रिया में लिए जाने वाले निर्णयों के अध्ययन पर जोर देता है। मतलब जो विदेश नीति तय की जा रही है, तो उस विदेश नीति को तय करते समय वास्तविक रूप में जो निर्णय लिया जा रहा है, उस निर्णय के अध्ययन के ऊपर ये जोर देता है कि किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है, वह विदेश नीति इस प्रकार की क्यों है, इसका कारण क्या है, किन किन से यह निर्णय प्रभावित हुआ है, किन किन तत्वों से निर्णय प्रभावित हुआ है, और जिन जिन तत्वों से यह निर्णय प्रभावित हुआ है उसके अनुरूप ही उस राष्ट्र राज्य की विदेश नीति बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, चीन की विदेश नीति को आक्रामक विदेश नीति कहा जाता है, जबकि भारत की जो विदेश नीति है वह विदेश नीति वास्तविक रूप में सिद्धांतों के आधार पर चलती है। हमारे यहाँ पर मूलभूत सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के अनुरूप ही हमारी विदेश नीति तय की जाती है, जबकि चीन की विदेश नीति आक्रामक होती है। कैसी होती है, आक्रामक। तो ऐसा नाम क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि वास्तविक रूप में वहाँ के निर्णयों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन है, तो इस आधार पर निर्णय लिया जाता है, विदेश नीति तय की जाती है। हमारे भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत किन किन तत्वों का योगदान होता है, जिसके कारण हमारी विदेश नीति एक शांति प्रिय विदेश नीति है। हम जियो और जीने दो के सिद्धांत के ऊपर चलते हैं, मतलब हम ना किसी को परेशान करके राजी हैं और कोई हमें परेशान नहीं करे, हमारी नीति ये है, मतलब शांति से जियो और जीनो दे की नीति अपनाते हैं। जबकि चीन की विदेश नीति आक्रामक विदेश नीति है। तो डेफिनेटली जो ये विदेश नीति है, इसका विश्लेषण निर्णय निर्माण सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से पहले, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से पूर्व, मतलब पहले इसका प्रयोग, निर्णय निर्माण का प्रयोग गणितज्ञ, समाज वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में किया गया। और फिर लोक प्रशासन में हर्बर्ट साइमन ने इसका प्रयोग किया, हर्बर्ट साइमन ने। और फिर राजनीति विज्ञान में इसका प्रयोग किया गया। राजनीति विज्ञान में जैसे मतदान व्यवहार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेटा, कहने का मूल भावार्थ यहाँ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से पहले निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रयोग किया जा चुका था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में इसका प्रयोग किया गया है, जिसमें 3 विद्वान महत्वपूर्ण हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। निर्णय निर्माण और नीति निर्माण में अंतर। देखो, निर्णय निर्माण सिद्धांत के लिए समझना है ना बेटा, तो इन दोनों में अंतर जरूरी है। निर्णय निर्माण और नीति निर्माण में क्या अंतर है। अब क्या है कि कुछ विद्यार्थी निर्णय निर्माण और नीति निर्माण को एक ही मान लेते, जो कि गलत है। समझें,
देखो, नीति द्वारा एक मार्ग निश्चित कर दिया जाता है और निर्णय प्राय नीति द्वारा प्रदर्शित मार्ग के अनुसार ही बनाया जाता है। ध्यान दें, मतलब जो नीति होती है ना, नीति द्वारा एक मार्ग निश्चित कर दिया जाता है, पॉलिसी, इसको पॉलिसी बोलते हैं, इसको डिसीजन बोलते हैं। मार्ग निश्चित कर दिया जाता है और निर्णय प्रायः नीति द्वारा प्रदर्शित मार्ग के अनुसार ही बनाया जाता है। मतलब जो निर्णय लिया जाता है वो नीति द्वारा जो मार्ग बतलाया गया है, जो मार्ग तय किया गया है, उस मार्ग के अनुरूप ही निर्णय लिया जाता है। इसलिए नीति विस्तृत होती है, व्यापक होती है। नीति विस्तृत होती है और अनेक समस्याओं को प्रभावित करती है। जो पॉलिसी होती है, जो नीति होती है, विस्तृत होती है, अनेक समस्याओं को प्रभावित करती है। जबकि ठीक इसके विपरीत निर्णय का संबंध, ठीक इसके विपरीत निर्णय का संबंध एक विशेष समस्या से होता है। निर्णय का संबंध एक विशेष समस्या से होता है। जैसे यहाँ निर्णय का संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किससे है? विदेश नीति से है। ठीक है बेटा, तो निर्णय और नीति में अंतर होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। निर्णय निर्माण या निर्णय परक या विनिश्चय भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो निर्णय निर्माण या निर्णय परक का अर्थ क्या है, मतलब डिसीजन मेकिंग का अर्थ क्या है, इसको समझें। तो वैसे सामान्य रूप में तो इसका अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है कि अनेक विकल्पों में से एक को चुनना। अनेक विकल्पों में से, फिर से बोल रहा हूँ, अनेक विकल्पों में से एक को चुनना ही निर्णय कहलाता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले जेम्स रॉबिन्स कह रहे हैं कि निर्णय परक, देखो आप आगे नहीं, निर्णय परक, इसको चाहे आप निर्णय निर्माण सिद्धांत भी कह सकते हैं, निर्णय परक या निर्णय निर्माण, निर्णय परक, इसको विनिश्चय भी कह सकते हैं। यहाँ पर निर्णय परक एक सामाजिक प्रक्रम है। क्या है कि ये सामाजिक प्रक्रम है, सामाजिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रम है जो निर्णय के लिए कोई समस्या छांटता है, जो निर्णय के लिए कोई समस्या छांटता है और उसके कुछ थोड़े से विकल्प निकालता है, कुछ विकल्प निकालता है जिनमें से कोई एक विकल्प कार्य रूप में परिणत करने के लिए छांट लिया जाता है। तो यहाँ यही बात कहना चाह रहा है जेम्स रॉबिन्स कि अनेक विकल्पों में से एक का चयन करना ही निर्णय कहलाता है, निर्णय निर्माण कहलाता है, निर्णय परक कहलाता है, विनिश्चय कहलाता है, मतलब अनेक विकल्पों में से एक को चुनना। तो यहाँ पर जेम्स रॉबिन्स यही बात कह रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन, परिभाषा, हैमन कह रहे हैं कि निर्णय डिसीजन, निर्णय निर्धारित की गई एक ऐसी चीज है। बेटा ध्यान दें, निर्णय डिसीजन, जैसे ये राहगीर का उदाहरण दिया मैंने, निर्णय निर्धारित की गई एक ऐसी चीज है जो कार्य के वास्तविक रूप में संपन्न होने से पहले आती है। मतलब कार्य को संपन्न रूप दिया जाए उससे पहले ये स्थिति आती है। तो नोट करें, निर्णय निर्धारित की गई एक ऐसी चीज है, निर्णय डिसीजन निर्धारित की गई एक ऐसी चीज है जो कार्य के वास्तविक रूप में संपन्न होने से पहले आती है। यहाँ पर राहगीर रास्ते पर चल रहा है, तो वहाँ किस रास्ते पर जाना है, तो रास्ते पर चलने से पहले किस दिशा की तरफ जाना है, उस पर जाने से पहले वो स्वयं निर्णय तो ले रह गया। क्या जो विकल्प है उन विकल्पों में से एक का चयन तो करना पड़ेगा, निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। तो उन अनेक विकल्पों में से एक का चयन करना ही तो क्या है, निर्णय। तो यहाँ पर भी ये बात कही जा रही है कि निर्णय निर्धारित की गई एक ऐसी चीज है जो कार्य के वास्तविक रूप में संपन्न होने से पहले आती है। तो यहाँ पर राहगीर आगे बढ़े उससे पहले निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे किस रास्ते पर चलना है, किस दिशा में जाना है। तो यहाँ पर भी ये पहले ही लिया जाएगा निर्णय। ठीक है, तो निर्धारित की गई ऐसी चीज है जो कार्य के वास्तविक रूप में संपन्न होने से पहले आती है। मतलब कार्य को वास्तविक रूप दिया जाए उससे पहले ही निर्णय लेना पड़ता है। टेरी, अगली परिभाषा, टेरी कह रहे हैं निर्णय दो या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प को चुनना है। ये मैंने आपको पहले बताया दिया, सीधा साधा शर्त है। निर्णय दो या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प को चुनना है, मतलब अनेक विकल्पों में से एक को चुनना ही निर्णय कहलाता है, डिसीजन कहलाता है। ये टेरी की परिभाषा होगी। तो आप इन तीन परिभाषाओं से देख सकते हैं कि सामान्य अर्थ एक ही निकल रहा है। क्या निकल रहा है कि भाई वास्तविक रूप में किसी भी समस्या का यदि हमें समाधान करना है तो उस समस्या के समाधान के लिए अनेकों विकल्प होते हैं और उन अनेकों विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। और निर्णय तो प्रत्येक स्तर पर लिया जाता है, चाहे परिवार हो, चाहे समूह हो, चाहे राजनीतिक दल हो और चाहे कोई देश ही क्यों ना हो।
किसी न किसी रूप में डिसीजन, निर्णय तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति के सामने, संस्थाओं के सामने, दलों के सामने, देश के सामने, राष्ट्र राज्य के सामने अनेकों विकल्प होते हैं। उन अनेकों विकल्पों में से एक को चुनना ही निर्णय कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने यहाँ लिखा है निर्णायक की स्थिति राहगीर के समान होती है। मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। निर्णायक जो होता है ना, निर्णायक की स्थिति राहगीर के समान होती है। जैसे राहगीर जो होता है, तो राहगीर के सामने अनेकों जैसे हम ये कहेंगे कि एक राहगीर चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर उसको ये तय करना है कि किस दिशा में जाना है, किस तरफ जाना है हमें, तो उसको 4 विकल्पों में से एक विकल्प का तो चयन करना ही पड़ेगा। तो 4 विकल्पों में से एक का चयन करना ही क्या कहलाता है बेटा? निर्णय कहलाता है। तो निर्णायक की जो स्थिति होती है वो राहगीर के समान होती है। ठीक है, मतलब अनेक विकल्पों में से एक को चुनना पड़ता है। आगे, निर्णय को हम पूर्व विचारों में से निकाले गए निष्कर्ष मान सकते हैं। ये निष्कर्ष बड़े निर्णयों के लिए पूर्व विचार बन जाते हैं। आप नोट करेंगे इसको। निर्णय को हम पूर्व विचारों में से निकाले गए निष्कर्ष मान सकते हैं, और ये निष्कर्ष बड़े निर्णयों के लिए पूर्व विचार माने जाते हैं। ठीक है, अपने आप में स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब निर्णय परक दृष्टिकोण के 2 उद्देश्य हैं। मतलब जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है, जो निर्णय परक दृष्टिकोण है, या जो विनिश्चय दृष्टिकोण है, इसको विनिश्चय भी कहते हैं, या डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, इसके 2 उद्देश्य हैं। नंबर 1, राजनीतिक क्षेत्र में उन मार्मिक संरचनाओं को पहचानना या जहां परिवर्तन होते हैं, अर्थात जहां निर्णय किए जाते हैं। फिर से समझाऊंगा इसको मैं। राजनीतिक क्षेत्र में उन मार्मिक संरचनाओं को पहचानना जहां परिवर्तन होते हैं, जहां निर्णय लिए जाते हैं, अर्थात जहां निर्णय लिए जाते हैं। मतलब राजनीतिक क्षेत्र में उन मार्मिक संरचनाओं को सबसे पहले पहचानना है जहां पर परिवर्तन होते हैं, अर्थात जहां पर निर्णय लिए जाते हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो इसका ये होता है, निर्णयपरक दृष्टिकोण का। फिर से बता रहा हूं मैं, राजनीतिक क्षेत्र में उन मार्मिक संरचनाओं को पहचानना है जहां परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन अर्थात जहां पर निर्णय लिए जाते हैं। उन मार्मिक संरचनाओं को सबसे पहले पहचानना है जहां निर्णय लिए जाते हैं। जैसे मैं विदेश नीति की बात करूं और भारत की विदेश नीति की बात आए, तो विदेश नीति के अंतर्गत वास्तविक रूप में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजदूत, इन सब का, प्रशासनिक अधिकारियों का किसी न किसी रूप में योगदान होता है। तो डेफिनेटली मार्मिक संरचनाओं को सबसे पहले पहचानना है। उसके बाद उस निर्णयकारी व्यवहार का व्यवस्थित विश्लेषण किया जाए जिसकी परिणति कार्यवाही के रूप में होती है। मतलब जब हमें ये पता लगा है कि भाई वास्तविक रूप में निर्णय लेने वाली मार्मिक संरचनाएं कौन सी हैं, तो उसके बाद में हमें उस निर्णयकारी व्यवहार का व्यवस्थित विश्लेषण किया जाए जिसकी परिणति कार्यवाही के रूप में होती है। फिर हमें वास्तविक रूप में जो उस निर्णयकारी व्यवहार का व्यवस्थित विश्लेषण करें, जो निर्णय ले लिया गया है जिसकी परिणति कार्य रूप में होती है। निर्णय लेने के बाद में जिसकी परिणति कार्य रूप में होती है, हमें उसका जो है वास्तविक रूप में व्यवस्थित विश्लेषण करना है। तो ये इसके 2 उद्देश्य हो गए। अब नेक्स्ट बात आती है, निर्णय की प्रक्रिया क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है। निर्णय की प्रक्रिया, अब अनेक विकल्पों में से एक को चुनना निर्णय कहलाता है। तो अनेक विकल्पों में से एक को चुनना, इसकी प्रक्रिया क्या है, निर्णय की प्रक्रिया क्या है। अब ये निर्णय की जो प्रक्रिया है ये सर्वत्र लागू होगी, चाहे कोई भी संरचना, कोई भी संस्था क्यों ना हो। ध्यान दें, निर्णय की प्रक्रिया में वास्तविक रूप में इसके 3 चरण होते हैं। 3 चरण होते हैं निर्णय की प्रक्रिया में। नंबर 1, प्रथम चरण नोट करेंगे। प्रथम चरण ऐसे लिखेंगे आप, प्रथम चरण निर्णय करने के कारण क्या रहे हैं। मतलब निर्णय के कारण क्या रहे हैं, निर्णय क्यों लिया गया है, निर्णय के पीछे मूलभूत कारण क्या है, सबसे पहले तो ये देखना है। फिर दूसरा, जो कार्य निर्णय कार्यवाही की जानी है या संभावित विकल्प क्या क्या है। मतलब जो कार्य किया जाना है, निर्णय लिया जाना है, कार्यवाही की जानी है, या फिर हम कहेंगे यहाँ पर संभावित विकल्प क्या क्या है। दूसरे चरण में ये देखना है कि जो कार्यवाही की जानी है, जो निर्णय लेना है, इसके लिए क्या क्या विकल्प हैं, कितने विकल्प हैं। भाई सबसे पहले तो क्या करना है कि निर्णय करने के कारण क्या रहे, निर्णय लेना क्यों पड़ रहा है, ये प्रथम चरण है। उसके बाद में ये देखना है कि भाई कितने विकल्प हैं, कितने समस्या के कितने विकल्प हैं कि उस समस्या का समाधान हो सके। तो सबसे पहले तो समस्या का चयन कर लिया हमने कि भाई ये समस्या है और इस समस्या के बारे में निर्णय हमें लेना है। तो सबसे पहले तो निर्णय करने के कारण क्या रहे ये देखना है। दूसरे चरण के ऊपर जो कार्य निर्णय कार्यवाही की जानी है, जो निर्णय लेना है, तो इसमें संभावित विकल्प क्या क्या है इसका पता लगाना है। संभावित विकल्प क्या क्या है इसका पता लगाना है। और तीसरे चरण में सब विकल्पों में से किसी एक का चयन
किन परिस्थितियों में किया गया। अब तीसरे चरण में हमें ये देखना है कि सब विकल्पों में से, यहाँ विकल्पों का पता लगा लिया, संभावित विकल्प क्या क्या है, मान लीजिए 4 विकल्प हो गई, तो संभावित विकल्प 4 हो गए, तो इसमें क्या करना है, सब विकल्पों में से, जैसे 4 विकल्प हैं, सब विकल्पों में से किसी एक का चयन किन परिस्थितियों में किया गया, मतलब उन विकल्पों में से एक ही विकल्प का चयन किया गया तो किन परिस्थितियों में किया गया, इन परिस्थितियों का भी हमें अध्ययन करना होगा। तो ये निर्णय के जो है निर्णय के 3 चरण हो गए। निर्णय के क्या हो गए, 3 चरण हो गए। फिर से कह रहा हूं, निर्णय कितने चरण हो गए, 3 चरण हो गए हैं। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो स्पष्ट हो गया। इसके बाद में जो ये 3 चरण हैं निर्णय के, तो यह प्रक्रिया, मतलब ये जो तीनों चरण हैं इसकी तरफ संकेत है, यह प्रक्रिया 1 2 3 इसकी तरफ संकेत है। यह प्रक्रिया मतलब सबसे पहले निर्णय करने के कारण क्या रहे हैं, फिर संभावित विकल्प क्या क्या हैं, और उन विकल्पों में से किसी एक का चयन, 3 चरण हो गए ना। तो यह प्रक्रिया मानवीय, संस्थागत, संरचनात्मक और राजनीतिक स्तर पर, फिर से बोल रहा हूँ, यह प्रक्रिया मानवीय, संस्थागत, संरचनात्मक और राजनीतिक स्तर पर, इन तीनों ही स्तरों पर यही प्रक्रिया होती है। चाहे मानवीय संस्थागत स्तर पर निर्णय लिया जाए, चाहे संरचनात्मक स्तर पर निर्णय लिया जाए, और चाहे राजनीतिक स्तर पर निर्णय लिया जाए, उसके ये 3 ही चरण होंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर इस प्रक्रिया के बाद निर्णय निर्माण किया जाता है। मतलब अब जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है कि सब विकल्पों में से किसी एक का चयन किन परिस्थितियों में किया गया, अब एक विकल्प का चयन जिन परिस्थितियों में किया गया है, तो वो जो परिस्थितियों में किया गया है उसे ही निर्णय निर्माण कहा जाता है। मैंने नोट कर दिया है। इस प्रक्रिया के बाद, इन तीनों के बाद, ये 3 चरण हैं, इस प्रक्रिया के बाद, मतलब 1 2 3 इन 3 चरणों के बाद, इस प्रक्रिया के बाद निर्णय निर्माण किया जाता है। मतलब इन 3 चरणों से गुजरने के बाद में फिर जो है निर्णय निर्माण किया जाता है, जिसे कि डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अब लास्ट में मैंने यहाँ लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये नोट करेंगे बेटा। जो ये निर्णय निर्माण सिद्धांत है, यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है। अब बेटा ध्यान देंगे, वास्तविक रूप में जो ये निर्णय निर्माण का सिद्धांत है, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है। क्यों? क्योंकि राज्य के अंतर्गत राजनीतिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक अधिकारी, राजदूत, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के निर्णय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इनके परिणाम स्वरूप परिवर्तन आता है। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर जो निर्णय लिया जाता है, किसके द्वारा, राज्य के अंतर्गत राजनीतिक, राजनेता, वैज्ञानिक, प्रशासनिक अधिकारी, राजदूत, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी परिवर्तन आता है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन आता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि निर्णय निर्माण सिद्धांत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है। यस, मतलब निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रयोग आप राष्ट्रीय राजनीति में भी कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी कर सकते हैं, और इसी के साथ ही साथ इसका प्रयोग भले ही कोई समूह क्यों ना हो, भले ही राजनीतिक दल हो या दबाव समूह हो, सर्वत्र इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि निर्णय तो सभी जगह लेने ही पड़ते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से पहले गणित में, समाज वैज्ञानिक क्षेत्र में अर्थशास्त्रियों ने, मनोविज्ञान में, फिर लोक प्रशासन में, फिर राजनीति विज्ञान और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका प्रयोग किया गया है। ये हो गया निर्णय निर्माण सिद्धांत का आज क्या, इसकी सामान्य पृष्ठभूमि, इसका अर्थ, परिभाषा, इसके बाद में निर्णय निर्माण सिद्धांत के 2 उद्देश्य और निर्णय निर्माण की क्या प्रक्रिया है, ये सभी बातें मैंने आपको समझाई हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप निर्णय निर्माण सिद्धांत का लेक्चर नंबर 22 पार्ट नंबर 1, आज इसका पहला पार्ट है, इसके बाद में इसके अंतर्गत लगभग 3-4 भागों में इसको मुझे समझाना होगा, तब जाकर के आप निर्णय निर्माण सिद्धांत को व्यापक रूप में समझ पाएंगे। और मेरा मूल लक्ष्य ये है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जितने भी सिद्धांत हैं, उपागम दृष्टिकोण हैं, उनको अच्छे से समझाऊँ। मैं यहाँ पर औपचारिकता नहीं निभाऊँगा। मेरा भरसक प्रयास होगा कि मैं राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम को इस रूप में समझाऊं जिससे कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी ना हो। तो मुझे पूरा विश्वास है आप निर्णय निर्माण सिद्धांत का अर्थ, इसकी परिभाषा, उद्देश्य
और निर्णय की जो प्रक्रिया है इसको अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके।